ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर विशेष कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी हलचल पर चर्चा। इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवाजी सरकार और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान जहां 10 फरवरी को होना है, जिसमें 58 सीटों के उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होगा, वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के चुनावों पर चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से आकाशवाणी समाचार संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी और देहरादून से राघवेश पांडे मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार, जिनकी चुनावों पर लगातार कई दशकों से पैनी नजर बनी हुई है। अब चलते हैं लखनऊ, जहां से फोन लाइन पर सीधे मौजूद हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। सुशील चंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के चुनावों की बड़ी बारीक निगाह बनाए हुए हैं और लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुशील जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति का रंग कैसा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव प्रचार को खत्म होने में महज 4 दिनों का वक्त अब रह गया है। पहले चरण के जो क्षेत्र हैं, वहाँ तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके तमाम सीनियर लीडर हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। पहले चरण और दूसरे चरण के लिए विशेष तौर पर और बाकी चरणों के लिए भी लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों की सभी वरिष्ठ नेता और कई मंत्री जो है वो लगातार चुनाव क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री की हमने देखा कि 2 डिजिटल रैलियां हो चुकी हैं। तो चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो एक तरफ जो ये मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है, दूसरी तरफ चुनाव तक की तैयारियां चल रही हैं। हम सभी जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई है और सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी इस वक्त लगातार जो है सभी लोगों से मिलने जुलने और चुनाव प्रचार का क्रम बरकरार रखे हुए हैं। शिवाजी सरकार साहब, आपका स्वागत है। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसे चुनावी हालात बनते जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनावी हालात हैं बहुत ही मनोरंजक होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है और चुनाव के मुद्दे उभर के आ रहे हैं, वो सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं उसमें ये देखा गया है कि प्रदेश के इश्यूज होते हैं वो होते ही हैं, पर राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो भी यहाँ आ जाते हैं। इसलिए इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं, उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य जो बहुत सारे छोटे दल है, सभी माने रखते हैं। एक जो खास बात देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि जो विकास है उसको सामने रखा जाए, जो कुछ सरकार ने किया है उस पर तवज्जो दी जाए। दूसरे जितने भी दल हैं और जिस प्रकार से सारी चीजें हो रही है, जिसमें से कि बीजेपी जो है उनको भी उस पिच पे कहीं ना कहीं खेलना पड़ रहा है कि जाति की जो राजनीति है वो कहीं विकास से बढ़ के सामने आ रही है। भारतीय चुनाव के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 80 साल से अधिक उम्र वाले वोटरों और दिव्यांग वोटरों के लिए घर जाकर के वोट कराने की सुविधा शुरू की गई है। तो जाहिर है कि इस दौर के लोगों ने तो वोट डाल दिया है। इस तरह के लोगों ने, तो इस तरह के लोगों ने जो 80 साल के हो गए हैं या दिव्यांग मतदाता हैं, कहीं न कहीं वो बाकी मतदाताओं पर तो असर डालेंगे। ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, इसके बारे में कुछ कहना हमारे ख्याल से मतदाता की गंभीरता और उसके अनुशासन को करके आंकना होगा, क्योंकि मुझे इस बात में संशय है कि जो वरिष्ठ मतदाता हैं या जो दिव्यांग मतदाता हैं वो अगर वोट डालते हैं तो उससे बाकी को कोई प्रभावित हो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच है, अपना अधिकार है मत देने का उसका, और ये गुप्त मतदान है। तो इस बात की आशंका नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को प्रभावित करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब 4-5 दिन का ही समय बचा हुआ हो पहले चरण या दूसरे चरण के, जो मतदान की प्रक्रिया बहुत करीब है, तो उनका जो विवेक होगा वो बाकियों के विवेक से कोई बहुत अलग होगा, ऐसा नहीं लगता। शिवाजी सरकार जी, उत्तर प्रदेश और बिहार, वैसे तो कमोबेश पूरे देश की ये स्थिति है, लेकिन इन 2 राज्यों में जाति की राजनीति हावी रहती रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है इस बार, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि सिर्फ जाति पर नहीं, इस बार विकास पर वोट पड़ेगा? अभी तक जितने भी जगह चुनाव हो रही है, चाहे वो बीजेपी करे चाहे समाजवादी करे, बीजेपी के निश्चित रूप से ही जो है उनका तो कोशिश यही है कि विकास ही मुद्दा बने, उन्होंने जो कुछ किया है वो मुद्दा बने। पर उसमें सामने जो उनके साथ जो आ रहे हैं, जब टिकट देने की बात आ रही है
और जिस प्रकार से बीजेपी से भी कई जो है छोटे छोटे दलों के नेता लोग बाहर निकल के गए हैं, वो भी अगर देखें तो कहीं न कहीं जातियों का जो एक 2017 में बीजेपी ने जिन जातियों को मिलाया था, आप कहते हैं जातियों का जो एक कोalition बनाया था, वो कहीं न कहीं बीजेपी से हटके समाजवादी पार्टी से कहीं न कहीं जुड़ते हुए दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है 2017 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ज्यादा जोर से काम कर रही है और वो बीजेपी ने जो कुछ किया था 2017 में वो आज जो है उसी को दोहराने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को किनारे करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर के यूपी के लड़के नाम से एक तरजीह गढ़ी गई थी। तो इस बार भी दो लड़के हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, और उसके सम्मुख भारतीय जनता पार्टी है। तो आपको क्या लगता है, क्या हालात होने जा रहे हैं? देखिए, हालात तो पहले इंदौर का चुनाव 10 को है और 10/5 को जब रिजल्ट आएगा तभी सही पता चलेगा। पर इस वक्त जो दिख रहा है वो ये है कि एक तरफ जाति की बात होती है, जाति की कोalition की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि सरकार जो है जिस तरह से उनको सारी चीजें लोगों को देखना चाहिए था, देना चाहिए तो वो नहीं कर रही है। तो उसके जवाब में जो है एक निश्चित रूप से बीजेपी जो हिंदुत्व और मंदिरों का जो मुद्दा है वो भी लेके आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जाति है, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति है, ये ज्यादा उभर के आ रही है। वनस्पत की विकास के जो इश्यूज हैं वो सारी चीजें जिस तरह से होनी चाहिए, सामान्य रूप से देखिए चुनाव इसीलिए होती है कि सरकार जो आए वो काम कैसे करेगी और क्या करेगी और क्या नहीं किया, इस पे सामान्य रूप से हमने देखा है कि हर वक्त यही सी बातचीत होती रहती है। पर इस बार जो है बिल्कुल सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जाति का आधार का काम नहीं होता है, पर इस बार जो है वो कुछ ज्यादा उभर कर दिख रहा है। ऐसे स्थिति में वोटिंग पैटर्न जो होगा वो कहीं ना कहीं इन फैक्टर से तो प्रभावित होगा। 1990 के पहले कांग्रेस और उसकी एक ध्रुव होती थी और उसके बरक्स समूचा विपक्ष होता था। कहीं न कहीं ये स्थिति क्या आप बनते हुए देख रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी वही ध्रुव बन चुकी है, पहला ध्रुव राजनीतिक तौर पर, और उसके बरक्स बाकी विपक्षी दल खड़े हैं। और एक उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है कि विपक्षी दल बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं या हैं भी, तो क्या उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? आज बीजेपी की हालत लगभग वैसी ही है जैसी कांग्रेस की हालत 90-91 में हुआ करती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी एक तरफ है, बाकी दल जो है दूसरी तरफ होते जा रहे हैं। खास करके कांग्रेस के दोनों जो नेता हैं बड़े, उनकी कोशिश भी यही है कि कांग्रेस पिछले इलेक्शन से कम ज्यादा सीटें लाए और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को सीट देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को मिला रहे हैं, यूथ की तरफ देख रहे हैं और इस तरह से सारी चीजें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अलग दिख रहा है, समाजवादी और आरएलडी का जो कोalition है वो अलग दिख रहा है। उसमें भी कई जो उनके जाति और जो आप कह सकते हैं माइनॉरिटीज का जो एक मिलाने की कोशिश की है, उसमें भी कई जगह हर जगह ऐसा लगता नहीं है कि सारी चीजें जो समाजवादी पार्टी कर रही है वो पूरी तरह से उनको उस तरह से सफलता मिल रही है। पर दूसरी तरफ अगर देखिए कि कांग्रेस, सपा और ये अगर अलग अलग जिस तरह से आपने कहा कि बिखरते हुए लड़ रहे हैं, तो अगर वो बिखराव रहा तो उसका भी निश्चित रूप से ही लाभ बीजेपी को कहीं न कहीं मिल सकता है। क्योंकि ये चुनाव पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग है। वैसे हर चुनाव कहीं न कहीं अलग होता है, पर ये जितना अलग है वैसा नहीं दूसरे चुनाव दिखते हैं। ये 2017 के चुनाव में अगर हम जाते थे तो हमें समझ में आता था कि रुझान जो है किस तरफ हो रहा है। पहले दौर में तो 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। चंद्र तिवारी, क्या क्या मुद्दे रहे पहले दौर के चुनाव के? देखिए, पहले दौर के चुनाव प्रचार में बहुत कम समय बाकी है और हम लगातार देख रहे हैं कि सभी बड़ी पार्टियों का फोकस जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। इसको जैसे किले का द्वार कहा जा रहा है। हमने देखा है कि इससे पहले के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी प्रदेश में सरकार बनी है वो तभी बनी है जब उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस लिहाज से भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य दलों के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नया गठबंधन बना है जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का है, जिसको बहुत अपेक्षाएं हैं इस पूरे
पहले चरण और दूसरे चरण के जो क्षेत्र हैं उनसे। मुद्दों की अगर आप बात करें तो लगातार ये पार्टियां, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी किसानों के मुद्दे उठा रही हैं। प्रियंका गांधी लगातार ऐसे किसानों से मिल रही हैं और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर रही हैं। लेकिन बीजेपी की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक बड़े मुद्दे के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रही है और वो मुद्दा है कानून व्यवस्था का। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेता बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पहले की सरकारों में हालात हुआ करते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, लोग रात को हाईवेज पर आवागमन रोक दिया जाता था, ट्रकों और गाड़ियों के कॉन्वॉय जाया करते थे, अब वो स्थिति नहीं है, लोग सुख चैन से रह रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। और उनका ये मानना है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा ऐसा मुद्दा रहेगा जिसके सामने बाकी मुद्दे गौण हो जाएंगे। हालांकि किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का है। हम सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, उसका भी बहुत प्रभाव देखा गया था। तो बिजली की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का दावा किया है कि इस क्षेत्र के लिए विकास हुआ है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। तो एक तरफ विकास, कानून व्यवस्था का मुद्दा है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, तो दूसरी तरफ विपक्ष किसानों के मुद्दे उठा रहा है, लड़कियों पर हुए अत्याचार के मुद्दे उठा रहा है। और सबसे खास बात है कि उनका ये कहना है कि युवाओं और बेरोजगारों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो बेरोजगारी से लेकर के किसान, बिजली, कानून व्यवस्था, ये सब इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। शिवाजी सरकार साहब, उत्तर प्रदेश के बारे में एक अहम धारणा है, हालांकि बीच के दिनों में ये टूटी थी भारतीय जनता पार्टी के उभार के पहले। केंद्रीय सत्ता की दिल्ली की राह उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाती है, तो आपको क्या लगता है ये जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव हैं, वो केंद्रीय राजनीति पर इनके नतीजे क्या क्या असर डाल सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से केंद्रीय राजनीति पर उत्तर प्रदेश का जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, शुरू से ही रहा है, हमें वो देखने को मिला है। सत्ता जब भी परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो केंद्र और दिल्ली की सत्ता का परिवर्तन का रास्ता कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से होके ही जाता है। उत्तर प्रदेश का जो रुझान रहेगा उसका कहीं न कहीं असर 2024 के चुनाव पे भी शायद हो सकता है, देखने को मिले। हाँ, बीच में एक समय निश्चित आया था जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति में कहीं फर्क भी आया था, तो वो चीज रहेगी या जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता होके जाता है वो रहेगा, ये इस चुनाव के बाद तय होगा। क्योंकि जो भी देखिए, एक चीज जो है, कॉम्बिनेशन जिस तरह से बनेगा, चाहे समाजवादी पार्टी के यानी विपक्ष के साथ बने और चाहे बीजेपी के साथ बने, तो वही तय करेगा 80 सांसद की सीटें सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता बनाने के लिए, सत्ता को लेने के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि इसी साल राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है और उसका भी असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडे जी। आज बसंत पंचमी है राघवेश जी, और आप देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी में है। कैसे हैं चुनावी हालात, क्या क्या बदलाव दिख रहा है, क्या क्या असर नजर आ रहा है? मैदानी इलाकों की बात की जाए या तराई इलाकों में बात की जाए, बारिश के बावजूद वो घर घर जा करके मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास पूरी तरह कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी का पर्व है। कुछ राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवार इस पर्व का भी फायदा लेने की कोशिश में पूजा स्थल वहां जा रहे हैं और वहां भी जाकर संपर्क कर रहे हैं मतदाताओं से। देखते कहा जाए कि मतदाता से संपर्क करके अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवार जुट गए हैं। शिवाजी सरकार जी, उत्तराखंड में आपको क्या लगता है? वहाँ तो दो ही बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इस बार तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी सेंध लगाने की कोशिश की है या कर रही है। आपको क्या लगता है किस तरह से राजनीतिक ऊंट इस राज्य में अपना करवट लेगा? देखिए, उत्तराखंड में आप आई तो है, पर आप शायद उतनी मजबूत नहीं है जितना कि पंजाब में वो दिख रही है। इसलिए उत्तराखंड में वो कितना कर पाएगी ये तो पता नहीं, पर निश्चित रूप से ही जब कोई पार्टी नई आती है तो वो किसी न किसी पार्टी का वोट जरूर काटती है। पिछले कुछ दिनों में जो है बीजेपी ने जो 3-4 अचानक मुख्यमंत्रियों की बदल दी, तो उसका भी असर कहीं न कहीं चुनाव पे देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के अंदर भी के जो नेता है हरीश रावत और बाकी नेताओं के बीच में भी अगर देखा जाए तो पूरा जो कोई कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम कहीं न कहीं दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी सरकार जी, सुशील चंद्र तिवारी जी और राघवेश जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा चुनाव पर विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी हलचल पर चर्चा। इस विषय पर बातचीत कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शिवाजी सरकार
और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।